प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आइए शुरुआत करें कि स्टेकिंग क्या है, यह सामान्य रूप से क्यों मौजूद है और यह क्या है। हम स्मार्ट ब्लॉकचेन पर स्टेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मदर कॉइन स्मार्ट है। हमने प्रूफ ऑफ स्टेक डेलीगेटेड किया है, अर्थात शेयर का प्रमाण डेलीगेटेड किया गया है। और यहाँ हम आपसे इस बारे में बात कर रहे हैं कि नेटवर्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात हमारी स्मार्ट ब्लॉकचेन और इसकी कुंजी, सबसे बुनियादी कॉइन, यह स्मार्ट ही है। इसी के तहत आज हम आपसे स्मार्ट की स्टेकिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नेटवर्क को डेलीगेशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वोटिंग, प्रतिनिधियों, उम्मीदवारों, भागीदारों की भी आवश्यकता होती है। वे सभी वोटिंग करते हैं और इसके लिए हमारे पास हमारा टोकन स्मार्ट कॉइन है। तो स्टेकिंग क्या है और यह स्मार्ट ब्लॉकचेन पर किस तरह काम करती है? आसान शब्दों में स्टेकिंग फ्रीजिंग को कहते हैं। आपके वॉलेट में आपके स्मार्ट कॉइन फ्रीज हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, फिलहाल प्रोडक्शन में यानी हमारे मौजूदा स्मार्ट ब्लॉकचेन में इस फंक्शन के काम करने के लिए वस्तुतः कुछ फाइनल टच बाकी हैं। ये सब हम अपने मोबाइल वॉलेट से मैनेज करेंगे। इसलिए स्मार्ट वॉलेट के नवीनतम वर्जन को अपडेट करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं पर आप अपने स्मार्ट कॉइन को स्टेक पर लगाने के लिए फ्रीज कर पाएंगे। यह फ्रीजिंग ही है, इसीलिए इसे फ्रीजी कहा जाता है। आपको सबसे पहले स्मार्ट को फ्रीज करना होगा और स्मार्ट को स्टेक करना होगा, और केवल हमारे नेटवर्क के संसाधनों को प्राप्त करने के लिए। यानी अब आप एक साधारण यूजर के रूप में अपने मोबाइल वॉलेट का उपयोग करते हैं, स्मार्ट टोकन स्प्लिट्स के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, टेक रिवॉर्ड जैसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ आदान प्रदान करते हैं, यानी रिवॉर्ड प्राप्त करते हैं। ये सभी ट्रांजैक्शन हैं। ट्रांजैक्शन नेटवर्क रिसोर्सेज का उपभोग करते हैं। हमारे नेटवर्क में रिसोर्सेज, बैंडविड्थ और एनर्जी है। बैंडविड्थ क्या है? अंग्रेजी भाषा से अनुवादित यह थ्रूपुट है, और हमारे मामले में आप में से प्रत्येक के पास हमेशा प्रतिदिन 1500 यूनिट बैंडविड्थ होते हैं। यह सब अपने बहुत ही चालाक एल्गोरिदम के अनुसार चलता है, लेकिन फिर भी आपके बैंडविड्थ की दैनिक लिमिट 1500 यूनिट है। इसका मतलब है कि आप लगभग स्मार्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मुझे यह भी यकीन है कि आप में से कुछ लोग हर दिन मुफ्त ट्रांजैक्शन करते हैं। एक मुफ्त ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आपको इसके लिए स्मार्ट नेटवर्क पर या ब्लॉकचेन पर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कमीशन एक रिसोर्स है, यह बैंडविड्थ और एनर्जी है। आइए अब इन दोनों अवधारणाओं को अलग करके देखें। तो मेरे दोस्तों, हमने आपके साथ अपना स्मार्ट एक्सप्लोरर खोला है। हमारे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के मेन पेज पर हम दो ग्राफ देखते हैं, अकाउंट और ट्रांजैक्शन। अकाउंट, यह प्रत्येक वॉलेट है। हम अपने पिछले वेबिनार में इसका अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि अकाउंट ब्लॉकचेन पर कोई भी वॉलेट होता है, और आइए इनमें से किसी भी वॉलेट को रैंडम तरीके से लें। हम यहाँ क्या देखते हैं? हम ये अद्भुत ग्राफ देखते हैं, स्मार्ट पावर, एनर्जी और बैंडविड्थ। आज के वेबिनार में हम बैंडविड्थ और एनर्जी की अवधारणा से परिचित होंगे। यहाँ हम देखते हैं कि वर्तमान अकाउंट में बैंडविड्थ की अन्य 1222 यूनिट उपलब्ध हैं। ये हमें बताता है कि कोई यूजर अपनी दैनिक थ्रूपुट लिमिट यानी बैंडविड्थ यूनिट का उपयोग करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शन कर सकता है। बैंडविड्थ पूरी तरह क्षमता के बारे में है, एनर्जी तो ऊर्जा ही है। खैर, यहाँ अनुवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप में से प्रत्येक अपने ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर कोई भी वॉलेट खोल सकता है और देख सकता है कि इसमें कितनी एनर्जी और बैंडविड्थ है। तो हम अपनी बुद्धिमत्ता को स्टेक पर क्यों लगाते हैं? और स्मार्टस को स्टेक करते समय आपको यह चुनने का अधिकार है कि आप उन्हें किस लिए स्टेक कर रहे हैं। स्टेक लगाने का प्राथमिक लक्ष्य उन लोगों को पुरस्कृत करना है जो या तो बैंडविड्थ या एनर्जी के साथ स्टेक लगाते हैं। यानी जब आप अपने स्मार्ट को स्टेक पर लगा सकते हैं, तो आप चुन सकते हैं कि आप उन्हें कैसे स्टेक पर लगाना चाहते हैं, बैंडविड्थ या एनर्जी। आप एक ही समय में दो रिसोर्सेज को स्टेक पर नहीं लगा सकते, केवल एक के लिए आगे जा सकते हो। आप अपनी बैलेंस राशि पर अपनी राशि को विभाजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास 1 लाख स्मार्ट हैं। यह काफी शानदार है। आप इनमें से 50,000 स्मार्ट एनर्जी के लिए स्टेक पर लगाते हैं और 50,000 आप बैंडविड्थ के लिए स्टेक पर लगाते हैं। इस प्रकार ब्लॉकचेन आपके रिसोर्स, आपके पर्सनल प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल वॉलेट को बढ़ाता है। यानी ब्लॉकचेन के लिए अब आपके पास प्रतिदिन 0 यूनिट एनर्जी
और 1500 यूनिट बैंडविड्थ नहीं, बल्कि इससे भी काफी अधिक है। यह दसियों हजार एनर्जी, दसियों हजार बैंडविड्थ हो सकता है, जो अनिवार्य रूप से आपको ब्लॉकचेन के लिए मुफ्त ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देगा, उनके लिए अपने रिसोर्सेज से भुगतान करेगा। आइए अब हम आपसे विस्तार से बात करते हैं कि बैंडविड्थ क्या है और एनर्जी क्या है। बैंडविड्थ नेटवर्क बैंडविड्थ है। इसे प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर खर्च किया जाता है, स्मार्ट नेटवर्क और टोकन के संचालन दोनों में। अर्थात इस रिसोर्स यूनिट का उपयोग स्मार्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क में प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। और एनर्जी एक अन्य रिसोर्स है, एक अन्य प्रकार का रिसोर्स जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, हम एक बार फिर से स्क्रीन शेयरिंग पर लौटते हैं, अपने स्मार्ट एक्सप्लोरर को एक बार फिर से खोलते हैं। आइए बस इसे लें और इसे अपडेट करें। यहाँ हमारा ट्रांजैक्शन है। ये पहला ऐसा ट्रांजैक्शन है जो ट्रांजैक्शन की लिस्ट में सामने आया है। हम तुरंत देखते हैं कि यह हमारे पास टेक रिवॉर्ड है, यानी इसका मतलब यह है कि वेबिनार में फिलहाल किसी को स्प्लिटिंग के लिए एक निश्चित मात्रा में अल्टीमा प्राप्त हुआ है, अर्थात वह तदनुसार स्प्लिटिंग के मालिक बनने के लिए रिवॉर्ड्स के रूप में एक अल्टीमा प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं हमने इस ट्रांजैक्शन पर कितना पैसा खर्च किया। 280 यूनिट। जोरदार। इस ट्रांजैक्शन के दौरान यूजर ने कितने स्मार्ट बर्न किए? 0। यानी यह हमें केवल यह बताता है कि यूजर की दैनिक बैंडविड्थ लिमिट ने इस ट्रांजैक्शन को जरूरी थ्रूपुट प्रदान किया है। हमें स्मार्ट को बर्न या अपने बैलेंस से स्मार्ट पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब ध्यान दीजिए, एनर्जी को देखिए। इस ट्रांजैक्शन को रिसोर्स करने और टेक रिवॉर्ड के लिए जरूरी एनर्जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अल्टीमा प्राप्त करें, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ने रिवॉर्ड की ट्रांजैक्शन जरूरतों को पूरा किया। ट्रांजैक्शन का भुगतान हमेशा आरंभकर्ता द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक यूजर जो हर दिन टेक रिवॉर्ड बटन पर क्लिक करता है, वह इस ट्रांजैक्शन को शुरू करता है और तदनुसार वह इस ट्रांजैक्शन के लिए पेयर होता है। अर्थात नेटवर्क को इस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए उसे कुछ रिसोर्स प्राप्त करने होंगे, उस पर रिसोर्सेज को भी खर्च करना होगा। और यदि आप और मैं वर्तमान निचले हिस्से को देखें तो हमें वहां एक बैंडविड्थ दिखाई देता है, यानी हर यूजर के पास यह है। प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है, हाँ, लेकिन 1500 से ज्यादा नहीं। और तदनुसार यदि हम ट्रांजैक्शन से देखें तो 280 यूनिट इस लिमिट में पूरी तरह से शामिल हैं और इस प्रकार यूजर का बैंडविड्थ इस ट्रांजैक्शन के लिए पर्याप्त था। यानी उन्होंने स्मार्ट को बैंडविड्थ में नहीं बदला, लेकिन एनर्जी के साथ। मेरे दोस्तों, सब कुछ बहुत अधिक दिलचस्प होगा। देखिए, इस ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए, इसे काम करने के लिए हमने इस ट्रांजैक्शन के लिए 54,064 यूनिट एनर्जी का भुगतान किया, यानी इस ट्रांजैक्शन पर 54,064 एनर्जी खर्च हुई। यूजर के पास यह एनर्जी नहीं है, उसके पास स्टेकिंग के लिए फ्रोजन स्मार्ट नहीं थे। यह इस रिसोर्स के लिए था कि उसे स्मार्ट के साथ भुगतान करना पड़ा, यानी नेटवर्क ने इस ट्रांजैक्शन पर खर्च की गई एनर्जी को कवर करने के लिए यूजर 1135 स्मार्ट का शुल्क लिया। और इसी तरह हमें क्या मिला? इसके लिए यूजर ने 54,000 एनर्जी के लिए भुगतान किया, जिसके लिए 1135 स्मार्ट का भुगतान किया गया। अब आप और मैं समझते हैं कि मुझे स्टैकिंग की आवश्यकता क्यों है। यही वह है जिसके लिए मुझे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, क्योंकि मैं स्मार्ट में कम कमीशन का भुगतान करूंगा। क्योंकि यदि मेरे पास रिसोर्सेज की मात्रा है जो मुझे स्मार्ट बर्निंग के बिना ट्रांजैक्शन करने में मदद करेगी, तो ये व्यावहारिक रूप से मुफ्त ट्रांजैक्शन हैं जो हमारे ब्लॉकचेन में लागू होते हैं। कल्पना करें कि अब आप में से प्रत्येक स्मार्ट ब्लॉकचेन के प्रत्येक यूजर के पास स्टेकिंग की शुरुआत के साथ कितनी खुली छूट है, उसकी गतिविधि का क्षेत्र कितना व्यापक रूप से खुलता है। यानी स्टेकिंग यूजर को जो मौका प्रदान करता है वह बेहद शानदार है। यदि पहले आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए स्मार्ट के जरिए भुगतान करना पड़ता था सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे, अब रिसोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे और जो यूजर बैंडविड्थ या एनर्जी दोनों के लिए स्मार्ट को स्टेकिंग पर लगाता है, वह अपने रिसोर्सेज को बढ़ाता है और रिसोर्सेज उसे अपने स्मार्ट को बर्निंग किए बिना नेटवर्क पर ट्रांजैक्शन करने में मदद करते हैं। मेरे दोस्तों, अब मैं आपकी चैट पर वापस आता हूं। अब मैं स्टॉप शेयरिंग पर क्लिक करूंगा। ये इसकी कमियां हैं। क्या अभी सब कुछ उपलब्ध है? क्या आप स्टेकिंग की अवधारणा, नेटवर्क पर रिसोर्सेज
और तदनुसार किस पर क्या खर्च किया जाता है, इस सब को अच्छे से समझ रहे हैं। मेरे दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया शर्माएं नहीं। हाँ, मैं आपके जवाब देख पा रहा हूँ, यह काफी स्पष्ट और शानदार है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने ब्लॉकचेन पर स्टेकिंग लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। जब ऐसा होगा तो सबसे पहले नए मोबाइल वॉलेट के बिना स्टेकिंग संभव नहीं होगी, यानी आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है। और तदनुसार मेरे दोस्तों, जैसे ही आपके पास स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन का एक वर्जन उपलब्ध होगा, हमेशा की तरह यह एंड्रॉयड और iOS पर एक साथ जारी किया जाएगा और वेबसाइट से उपलब्ध होगा, यानी सभी 3 सोर्स जहां आप हमारा एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें 1.20.0 वर्जन में अपडेट कर दिया जाएगा। वर्तमान वर्जन 1.19 है, अगला वर्जन 1.20 होगा। बेशक इस एप्लीकेशन के बारे में नया क्या है, इसकी जानकारी स्टोर में ही दी जाएगी कि स्टेकिंग उपलब्ध होगी। केवल वहां आप एक नया मेनू पा सकते हैं, जिसके बारे में हम अगले वेबिनार में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस तैयार रहें कि आपको अपनी एप्लीकेशन अपडेट करनी होगी और इस एप्लीकेशन के अपडेट होने के बाद आप अपने स्मार्ट को स्टेक पर लगा सकेंगे। हाँ, मुझे चैट में सवाल दिखाई दे रही है। मेरे दोस्तों, हम कोई बैंक नहीं हैं, हम एक पूरी तरह से विकेंद्रीकृत ब्लॉकचेन हैं, जो अपने स्वयं के एल्गोरिदम के अनुसार काम करते हैं, जिसकी अपनी जरूरतें, अपने रिसोर्सेज हैं। कुछ के लिए ट्रांजैक्शन आसान है, उसकी कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं है, उसके पास एक टोकन है, उसने उसे ले लिया और भेज दिया। बस इस नेटवर्क ऑपरेशन के लिए न्यूनतम गणना की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें कम एनर्जी की जरूरत पड़ी। कुछ लोगों की कंप्यूटिंग प्रक्रियाएं जटिल होती हैं। आपके पास 3+1+2+5 था, कुछ 10वां हिस्सा है, कुछ प्रकार की ग्लूइंग है, यानी ट्रांजैक्शन का पेयर, अर्थात हर चीज की कैलकुलेशन, प्रोसेसिंग समय के साथ सहसंबद्ध होना आवश्यक है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के संचालन का अलग अलग गणित होता है और तदनुसार किसी ट्रांजैक्शन को निष्पादित करना और गणना करना जितना कठिन होता है, वह उतना ही महंगा होता है, क्योंकि कंप्यूटर, नेटवर्क, ब्लॉकचेन स्वयं इस काम पर अधिक समय और अधिक एनर्जी खर्च करेंगे। तदनुसार इस सवाल पर मुफ्त स्प्लिटिंग ट्रांजैक्शन के लिए आपको कितने स्मार्ट को फ्रीजिंग करने की आवश्यकता है, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। और एक और कमी, स्टेकिंग के कैलकुलेशन का फार्मूला। वास्तव में बैंडविड्थ और एनर्जी दोनों के लिए स्टेकिंग के कैलकुलेशन का फार्मूला एक समान है, लेकिन अलग अलग कैलकुलेशन की जाती है। देखो, मुझे कितने रिसोर्सेज प्राप्त होंगे, इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, यह ऑनलाइन कैसे काम करता है, और यह बहुत आसान है। स्टेकिंग का आपका हिस्सा, यानी आपने किसी रिसोर्स पर जो स्टेक लगाया है, उदाहरण के लिए 100 स्मार्ट को वर्तमान रिसोर्स के लिए नेटवर्क में मौजूद स्टेकिंग की कुल मात्रा से विभाजित किया जाता है। अर्थात यदि आप और मैं ठीक अब भी वेबिनार में सैकड़ों लोग हैं, आप में से प्रत्येक ने एक स्मार्ट स्टेक पर लगाया है, तो आपको निम्नलिखित फॉर्मूला मिलेगा। आपकी यूनिट को उन सभी स्मार्ट में विभाजित किया जाएगा जो इस रिसोर्स पर स्टेक किया गया था और इस रिसोर्स की दैनिक लिमिट से गुणा किया गया है। बस इतना ही, यानी फॉर्मूला बेहद आसान है। आपके हिस्से को इस रिसोर्स के लिए स्टेक पर लगाए गए सभी स्मार्ट के योग से विभाजित किया जाता है, यानी बैंडविड्थ का कैलकुलेशन बैंडविड्थ के लिए स्टेक पर लगाए गए स्मार्ट के टोटल के रूप में की जाती है और दैनिक लिमिट से गुणा की जाती है। एनर्जी बिल्कुल वैसी ही है। एनर्जी के लिए स्टेक पर लगाए गए आपके हिस्से को नेटवर्क पर हर चीज की एनर्जी के लिए स्टेक पर लगाए गए स्मार्ट की संख्या से विभाजित किया जाता है और दैनिक लिमिट से गुणा किया जाता है, यानी हर दिन की लिमिट 90 अरब और 43,200 अरब प्रतिदिन है। क्रमशः बैंडविड्थ और एनर्जी और उनका कैलकुलेशन एक दिन में नहीं बल्कि दिन के दौरान किया जाता है। और उसी समय जब आपने अपने स्मार्ट को स्टेक पर लगाया तो यह पता चला कि आपको तुरंत ये रिसोर्स प्राप्त होने लगे, फ्रीजिंग और स्टेकिंग के समय से। मेरा मतलब है, यह काफी शानदार है। सवाल जो चैट में पूछे गए थे, वे कब परिपक्व होंगे? मेरे दोस्तों, परिपक्वता बहुत जल्दी होती है। जब आप स्टेक्ड स्मार्ट प्राप्त करते हैं तो आप रिसोर्स प्राप्त करते हैं और तुरंत उन्हें तदनुसार खर्च कर सकते हैं और आप असीमित समय के लिए स्मार्ट को स्टेक पर लगा सकते हैं, यानी आप इन्हें कभी भी पिघला सकते हैं। चलिए फॉर्मूले के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैं और आप, स्क्रीन के दूसरी तरफ जो है वह यूजर है। आपके और मेरे ट्रांजैक्शन अलग अलग हैं, यानी
नेटवर्क मेरे ट्रांजैक्शन पर 1000 एनर्जी खर्च कर सकता है, यह आपके ट्रांजैक्शन पर 700 एनर्जी खर्च कर सकता है, यह 1700 एनर्जी खर्च कर सकता है। साथ ही ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग स्प्लिट्स, अलग अलग लागत होती, यानी एक ट्रांजैक्शन के लिए कोई एक लागत नहीं है। हम में से प्रत्येक के पास अलग अलग ट्रांजैक्शन है। नेटवर्क उनकी कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से करेगा। दूसरी बारीकियां नेटवर्क का डायनामिक इंडेक्स ही है, अर्थात हमारे लिए अर्जित रिसोर्सेज का फॉर्मूला पहला इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितना स्टेक पर लगाया है, और दूसरा नेटवर्क में कितने रिसोर्सेज स्टेक पर लगाए हैं। हमारी लिमिट हमेशा स्थिर रहती है, अर्थात हमारे फॉर्मूले से, हमारी कैलकुलेशन से आपके और मेरे पास केवल 2 स्थिर यूनिट हैं। पहला, यह एनर्जी और बैंडविड्थ की प्रतिदिन अधिकतम लिमिट है। बाकी सब कुछ डायनामिक है, और आपने कितना स्टेक पर लगाया और नेटवर्क पर टोटल कितना स्टेक पर है। बिना किसी परेशानी के आज आपने 100 को स्टेक पर लगाया, कल आप इन 100 के अलावा 10 और स्टेक पर लगाएंगे, यानी आपका फॉर्मूला पहले से ही बदल रहा है। उस समय जब आपने 100 को स्टेक पर लगाया था तो सामान्य ब्लॉकचेन में 10 लाख स्मार्ट स्टेक पर थे, और इसके 1 घंटे बाद 2 मिलियन, इसके 1 और घंटे बाद 1.5 मिलियन स्टेक पर लगे थे। क्योंकि किसी ने स्टेक पर लगाया, किसी ने फिर से स्टेक से हटाया, और फिर किसी ने स्टेक पर लगाया। इस प्रकार आपके और मेरे पास रिसोर्सेज वितरण की पूरी गतिशीलता है, जो फिर से मुख्य रूप से नेटवर्क के यूजर्स पर ही निर्भर करती है। इसलिए मेरे दोस्तों, फिलहाल मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि स्प्लिटिंग ट्रांजैक्शन को मुक्त में बदलने के लिए आपको कितना स्टेक पर लगाना होगा। मैं अब आपको यह नहीं बता सकता कि आपको कितना स्टेक पर लगाने की जरूरत है, ताकि दिन में एक बार टेक रिवॉर्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए पर्याप्त हो, क्योंकि आप और मैं नहीं जानते कि आप हर बार कितना स्टेक पर लगाते हैं, और दूसरी बात, कुल कितना स्टेक पर लगेगा। क्योंकि नेटवर्क में जितनी अधिक हिस्सेदारी होगी, रिसोर्सेज में हमारी हिस्सेदारी उतनी ही कम होगी, क्योंकि हमारे पास सीमित रिसोर्सेज हैं। हमेशा 2 मुख्य पैरामीटर होते हैं। लिमिट, यह अच्छा है कि हमारे एप्लीकेशन और हमारे एक्सप्लोरर के पास यह जानकारी उपलब्ध होगी, यानी आप अपना मोबाइल एप्लीकेशन खोलकर देख सकेंगे, हाँ मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास बैंडविड्थ है। यानी यह इंडिकेटर निश्चित रूप से आपके लिए उपलब्ध होगा, और आप इस बात पर ध्यान दे पाएंगे कि आपने आज एक ट्रांजैक्शन पर कितना खर्च किया, कल आपने कितना खर्च किया। आप तुलना कर सकते हैं। आमतौर पर एक समान प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए एनर्जी की लागत समान होती है, इसलिए हमने यह पता लगा लिया है कि हमारे पास नेटवर्क रिसोर्सेज, बैंडविड्थ और एनर्जी है। यदि बात बैंडविड्थ की हो तो इसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, लेकिन एक नियम के रूप में अगर हम आपसे एनर्जी के गैर लागत वाले हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं तो कि ये स्मार्ट ट्रांजैक्शन है, यानी अगर आप स्मार्ट के साथ काम करते हैं तो आपको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, और यदि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की आवश्यकता है तो आपको एनर्जी की आवश्यकता है। तो स्मार्ट ब्लॉकचेन पर सभी टोकन, सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। स्प्लिट 1, स्प्लिट 2, स्प्लिट 15, स्प्लिट /44, अल्टीमा, अन्य सभी टोकन, सभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए यहां आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि आप किस ट्रांजैक्शन का उपयोग करते हैं, आप क्या करते हैं, आपको किसके लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रांजैक्शन के लिए या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ट्रांजैक्शन के लिए। और आपको यह चुनने का अधिकार है कि आप एनर्जी के लिए कितना हिस्सा स्टेक पर लगा सकते हैं और आप बैंडविड्थ के लिए कितना हिस्सा स्टेक पर लगा सकते हैं। इस बारे में एक बहुत अच्छा सवाल कि क्या उन्हें छोड़कर उन्हें प्राप्त करना संभव है। मेरे दोस्तों, स्टेकिंग इस कार्यक्षमता का एक चरणबद्ध परिचय है, यानी प्राथमिक स्तर पर हम बैंडविड्थ और एनर्जी के लिए स्टेक लगाने की बात कर रहे हैं। भविष्य में जब वोटिंग संभव हो जाएगी तो स्मार्ट पावर दिखाई देगी। जब हम आपसे स्मार्ट में रिवॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो हम आपसे उस शानदार APR इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। यदि आपके पास एनर्जी लिमिट है तो अभी अपना वॉलेट खोलें। आपके पास वहां एक स्मार्ट का आइकन होगा, आपके पास वहां कॉइन वाला एक आइकन होगा। अब आपको वहां 2 ग्राफ दिखेंगे, यह बैंडविड्थ और एनर्जी है, यानी आपके पास वहां वह 0 पर होंगे, क्योंकि यह अब एक्सप्लोरर के साथ विशेष रूप से अनुकूल नहीं है, लेकिन वास्तव में
एक्सप्लोरर पर आपके बैंडविड्थ और आपकी एनर्जी के बारे में जानकारी है। यह हमें बताता है कि आप और मैं एनर्जी संचय नहीं कर सकते। यह डिपॉजिट नहीं है, यह बचत खाता नहीं है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं आज खर्च नहीं कर सकता, लेकिन कल वे मुझे और अधिक देंगे। वर्तमान समय में आपके वॉलेट पर प्रतिदिन अधिकतम मूल्य 1500 बैंडविड्थ का है। यदि हम स्टेक नहीं करेंगे तो यह 1.5 से ज्यादा नहीं हो सकता। चाहे हम किसी भी तरह खर्च करें, चाहे हम इसे कैसे भी बचाएं, यह जमा नहीं होता है। यह अनिवार्य रूप से स्थिर है और बस आपके इसे खर्च करने का इंतजार कर रहा है। कुछ खर्च नहीं किया, हाँ 1500 बचे हैं। खैर, थोड़ा इंतजार करें, अब यह बढ़ेगा क्योंकि यह एक दिन के दौरान इकट्ठा होता है, इसलिए इसे अपडेट किया जाता है। तो सवाल का जवाब यह है कि क्या उन्हें इकट्ठा किया जा सकता है? नहीं। स्टेकिंग के लिए अनलॉकिंग अवधि क्या है? अच्छा सवाल है। अनलॉकिंग पर आने से पहले आइए आपसे बात करते हैं कि फ्रीजिंग और डीफ्रॉस्टिंग क्या है। यह वास्तव में एक या दो ट्रांजैक्शन नहीं है। जब आप और मैं फ्रीजिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से इन टोकन को अपने बैलेंस से या उपलब्ध बैलेंस से हटा देते हैं। यानी कल्पना करें कि अब आपके वॉलेट में 1,00,000 स्मार्ट हैं। ठीक है, उपलब्ध बैलेंस वहां लिखा हुआ है। जब आप उन्हें स्टेक पर लगाएंगे तो आपके पास 0 उपलब्ध होंगे। यदि आप रिसोर्सेज के लिए सभी 1,00,000 स्टेक पर लगाते हैं तो बस 0 उपलब्ध होंगे। तदनुसार यदि आप समझते हैं कि आप स्मार्ट को कहीं और ले जाना चाहते हैं लेकिन वे फ्रोजन हैं, आपने उन्हें स्टेक पर लगा दिया है, तो आपको एक अनफ्रीज ट्रांजैक्शन करने की जरूरत होगी। डिफ्रॉस्टिंग पीरियड वर्तमान समय में 14 दिन का है। इसे नेटवर्क पर वर्तमान स्थिति, हमारे ब्लॉकचेन में वर्तमान उद्देश्य और प्रस्तावों से देखा जा सकता है। यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। अभी कोई फंक्शनल डेटा नहीं है, अब नेटवर्क पर कोई ट्रैकिंग उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब यह तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से अनलॉकिंग की जानकारी की घोषणा की जाएगी, चैट में और सभी निर्देशों में दोहराया जाएगा और निश्चित रूप से हमारे अगले वेबिनार में भी। लेकिन यह इस तथ्य पर ध्यान देने योग्य है कि आपके कॉइन को डिफ्रॉस्टिंग करने की एक अवधि होती है और यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि जैसे ही आप डिफ्रॉस्ट स्मार्ट्स बटन पर क्लिक करते हैं, यह डिफ्रॉस्टिंग अवधि समाप्त हो जाती है। आपको उन्हें अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। बस इसे प्राप्त करें। वे स्वयं आपके वॉलेट में नहीं आएंगे, वे अपने आप उपलब्ध नहीं होंगे। आप उन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्हें स्टेक से हटा सकते हैं। वे माइक्रोवेव में सब्जी के टुकड़े की तरह डिफ्रॉस्टिंग करते हुए कुछ देर तक वहीं पड़े रहे। फिर आपको सब्जी का यह टुकड़ा प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया, ये हमारा एक माइक्रोवेव है। यह घूमता है, डिफ्रॉस्ट करता है, घूमता है और रुक जाता है और आपके सब्जी का टुकड़ा फ्रीजर में है। यही बात आपके वॉलेट पर भी लागू होती है। वे डिफ्रॉस्ट हो गए हैं, लेकिन कृपया उन्हें वहां से हटा दें। हाँ, बस इतना ही। उपलब्ध बैलेंस राशि, उन्हें अपने सुलभ स्मार्ट बनने का अवसर दें। इन कॉइन को आपके उपलब्ध बैलेंस तक पहुंचने के लिए आपको एक और ट्रांजैक्शन करने की आवश्यकता होगी और आप उनका उपयोग कर सकते हैं। सवाल का जवाब, स्मार्ट स्टेकिंग कब काम करना शुरू करेगी? मेरे दोस्तों, जल्द ही। कितनी हिस्सेदारी जनरेट होगी और किसके लिए? 1, जी हाँ, हम एक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी स्टेक पर लगाया जा सकने वाला न्यूनतम स्टेकिंग आकार एक स्मार्ट है। यह न्यूनतम स्मार्ट मूल्य है जिसे स्टेक पर लगाया जा सकता है। स्मार्ट को फ्रीज होने में कितना समय लगता है? मेरे दोस्तों, जैसा आपका दिल चाहे, यानी आप फ्रीज बटन को दबा सकते हैं, फिर 1 मिनट के बाद डिफ्रॉस्ट, यानी अपनी इच्छानुसार। स्टेकिंग 2.0 आपको रिफ्रीज करने की अनुमति देता है। वह अवधि चुनें जब आप डिफ्रॉस्ट करना चाहते हैं, यानी यह सब आपके नियंत्रण में है। आपका फोन, आपका वॉलेट, आपका अकाउंट, आपका कंट्रोल, बिना किसी समस्या के। क्या स्टेकिंग के लिए स्मार्ट भेजना संभव होगा? मेरे दोस्तों, यहाँ ये काफी महत्वपूर्ण है। ब्लॉकचेन पर स्मार्ट स्टेकिंग एक असाधारण घटना है, यानी आपको आपके टोकन के मालिक को उन्हें स्वयं अपने वॉलेट में स्टेक पर लगाना होगा। और जैसा कि मैंने वेबिनार की शुरुआत में कहा था, कोई भी स्टेकिंग के लिए कुछ भी नहीं भेजता है। यह सब आपके वॉलेट में, आपके एड्रेस पर, आपके बैलेंस पर, ब्लॉकचेन में आपके अकाउंट पर होता है। यह अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग आपका एड्रेस है, यह आपका अकाउंट है और सब कुछ इसी पर होता है। बाइनांस पर, बाइबिट पर, कहीं और भी आप बस इतना ही स्टेक पर लगाते हैं। इसका ब्लॉकचेन से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके टोकन नहीं हैं,
ये वे टोकन नहीं हैं जो आपकी बैलेंस शीट पर हैं। आपके पास इनका स्वामित्व नहीं है। वे एक्सचेंज के स्वामित्व में हैं, केवल एक्सचेंज के। और वह उनके साथ क्या करती है और इसके लिए आपको क्या देती है, ये उनकी समस्याएं हैं, यह उनकी चिंता है। लेकिन यह ऐसा नहीं है कि आप हिस्सेदारी कर लें, नेटवर्क से रिसोर्सेज प्राप्त करें और सीधे नेटवर्क के साथ काम करें। इसलिए यदि हम आपसे स्मार्ट स्टेकिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो यह विशेष रूप से स्टेक है, कोई संदेश नहीं है। कृपया यह न सोचें कि कहीं न कहीं किसी को आपको अधिक एनर्जी देने का मौका मिलेगा। यदि कोई आपको अपने स्मार्ट को किसी सुपर स्टेकिंग वॉलेट में भेजने की पेशकश करता है जो आपको 5 गुना अधिक एनर्जी, 100 गुना अधिक बैंडविड्थ और कुछ अन्य गिफ्ट देगा, तो यह स्टेकिंग नहीं है। स्टेकिंग केवल आपकी है और केवल आपके कंट्रोल में है। रिसोर्सेज प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका नहीं है जब तक कि यह वास्तविक स्टेकिंग न हो। इसलिए कभी भी अपने स्मार्ट को कहीं मत भेजो। अगर कोई आपको कहे कि वह स्टेकिंग में लगा हुआ है, उसके पास सब बहुत ही जोरदार है, वहां कुछ है, नहीं, ये सब नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, किसी भी हालत में कुछ मत भेजना। यह वॉलेट पर कहां दिखाई देता है, इंतजार करें, यह वर्जन 1.20 में दिखाई देगा। क्या प्रोडक्टों की लागत से स्मार्ट बर्निंग का प्रतिशत वापस करने की योजना है? दोस्तों, इस समय एक बर्निंग फी है। हाँ, है। बर्निंग फी 5% तक मौजूद है। यही सब कुछ है। हम इससे दूर नहीं गए हैं और यह काम करता है। यदि हम अल्टीमा के बारे में बात कर रहे हैं तो यह सब संरक्षित किया गया है। क्या हमें प्रतिशत में स्टेक के लिए स्मार्ट मिलेगा? हमें यह समझना चाहिए कि स्टेकिंग और वोटिंग 2 अलग-अलग चीजें हैं। केवल वोटिंग के लिए स्मार्ट में रिवॉर्ड आप और मैं पहले ही इससे गुजर चुके हैं। लेकिन चूंकि हम स्टेकिंग की बात कर रहे हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि जैसे ही हम स्मार्ट को स्टेक करते हैं, बैंडविड्थ और एनर्जी के अलावा एक तीसरे प्रकार का रिसोर्स भी सामने आता है। ये है वोटिंग, ये है स्मार्ट पावर। वोट पर क्या खर्च होता है? उम्मीदवारों, सुपर प्रतिनिधियों, भागीदारों के सुपर प्रतिनिधियों के लिए वोटिंग करके या स्मार्ट में वही रिवॉर्ड प्राप्त करने के लिए आप और मैं अपना वोट खर्च करेंगे। हमें यह समझना चाहिए कि हम एक यंग ब्लॉकचेन हैं। पिछले साल ही हमने नेटवर्क लॉन्च किया था। ब्लॉकचेन काम कर रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी के स्प्लिट्स जारी किए गए हैं। वाह, ये काफी जोरदार है। और अब चूंकि हम पूर्ण विकेंद्रीकरण के फॉर्मेट में आगे बढ़ रहे हैं, हम अस्तित्व में मौजूद अधिकांश लोगों के लिए बिल्कुल स्पष्ट होना चाहते हैं। एक युवा, पूरी तरह से नया ब्लॉकचेन जो मार्केट में नहीं है और पहले भी अस्तित्व में नहीं था। अब हम आपके लिए स्टेकिंग में शामिल होने का अवसर खोल रहे हैं। यानी हम नेटवर्क का पूरा कंट्रोल अपने यूजर्स के हाथों में दे देते हैं। चूंकि जिसके पास स्मार्ट है वह अपने स्मार्ट को स्टेक पर लगा सकता है, रिसोर्सेज प्राप्त कर सकता है और बाद में वह वोटिंग करने और चुनाव में भाग लेने में सक्षम होगा। लेकिन यह धीरे धीरे होगा। यानी सबसे पहले हम स्टेकिंग लॉन्च कर रहे हैं जिसमें एनबीएस एनर्जी से रिसोर्सेज प्राप्त करना संभव होगा। अगले स्टेप हैं वोटिंग करना और वोटिंग के लिए उतने ही प्रतिशत स्मार्ट प्राप्त करना, क्योंकि यह वोटिंग रिवॉर्ड है जो कि वही स्मार्ट है और ये वोटिंग के लिए बना है। इस तरह स्टेकिंग के लिए नहीं बल्कि विशेष रूप से वोटिंग के लिए। इसलिए स्टेकिंग का प्राइमरी मतलब स्मार्ट प्राप्त करना नहीं है बल्कि रिसोर्सेज प्राप्त करना है। और रिसोर्सेज का वितरण, जब हम आपसे रिसोर्सेज स्मार्ट पावर के बारे में बात करते हैं तो आप वोटिंग कर सकते हैं। इसे वोट पर खर्च किया जा सकता है। स्मार्ट की कमीशन प्राप्त करने के मामले में यह पहले से ही फायदेमंद हो सकता है। क्या ईथर की स्टेकिंग हमारी होगी? हाँ मेरे दोस्तों, हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि मौजूदा नेटवर्क, यह ईथर है, यह बिटकॉइन है, यह ट्रॉन है। हम बिटकॉइन को स्टेक पर नहीं लगाएंगे लेकिन ईथर और ट्रॉन को स्टेक पर लगाएंगे। क्या डीफ्रॉस्ट अवधि के दौरान एनर्जी मुफ्त ट्रांजैक्शन के लिए उपलब्ध नहीं है? कृपया ध्यान दें कि आपके स्टेक लगाने की स्थिति में रिसोर्स केवल तभी प्राप्त होते हैं जब कॉइन स्टेक पर लगाए जाते हैं। यदि आप उन्हें डीफ्रॉस्टिंग अवधि के दौरान भी अनफ्रीज करते हैं, नहीं, रिसोर्सेज अब आपके पास नहीं है, वे अब वितरित नहीं होते हैं, अब आप उनके हकदार नहीं हैं। केवल फ्रोजन हुई अवस्था में ही आप किसी रिसोर्सेज के हकदार होते हैं, अन्य किसी अवस्था में नहीं। हमने अभी आपसे जो कहा है हम उसे मोबाइल एप्लीकेशन पर, एक्सप्लोरर पर देखेंगे, क्योंकि अपडेट एक्सप्लोरर को ही प्रभावित करेगा।
वहां कई नए टैब और मोबाइल एप्लीकेशन जोड़े जाएंगे। चिंता न करें, यदि कोई चीज आपको पहली बार में डराती है तो डिफ्रॉस्टिंग, एनर्जी, बैंडविड्थ है, इसे चुनें, फ्रीज करें, सभी प्रकार के टेक्स्ट हैं। चिंता न करें, हम यह सब कर लेंगे। लेकिन आज के लिए मुझे आपको बस इस तथ्य के लिए तैयार करना है कि हम स्टेक लगाने की तैयारी कर रहे हैं और हमें यह समझने की जरूरत है कि यह क्या है, न कि इसे केवल फ्रीज कर दें और फिर मेरे स्मार्ट कहाँ हैं। यह मेरे लिए उपयोगी था, किसी कारण से मैंने सोचा कि हमें स्मार्ट मिल जाएगा। बैंडविड्थ अंततः दूसरी एनर्जी है। सब क्लियर है। इगोर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्मार्ट की अधिकतम कितनी संख्या को फ्रीज किया जा सकता है? आपके पास कौन सा है? आपके पास इतना कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। मुख्य बात एक से कम नहीं है। खैर, आपको शुभकामनाएं। आपका सब कुछ बहुत अच्छे से हो, आपको कामयाबी मिले और मैं काम पर वापस आ गया हूँ। अलविदा दोस्तों।